नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ेंगी या नहीं लगेगी नौकरी, तो घर वाले क्या कर देंगे? ब्याह है। और ब्याह के बाद अपने क्षेत्र का जो माहौल है उसमें बेसिकली है कि भैया तू कमा लाएगा तो खवा देंगे, नहीं कमा के लाएगा तो तू भूखो रहे, हम तो हैं ही। चल कोई बात नहीं। कल हमने लोक नाट्य लोक चित्रकला पढ़ी थी। चित्रकला मैंने आपको लिखा दी थी, कुछ मटेरियल भेजने का वादा किया था, है ना, जो मैंने नहीं भेजा है, जो आज भेज देंगे। मटेरियल में आपको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मेले और मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थान। ओह, टॉफी लाए मेरे लिए? आ भैया। देखो, छोटे से बच्चे से सीखो, टॉफी लेके आए मेरे लिए। हाँ, इधर आ जाओ। प्रमुख संस्थान और मध्य प्रदेश के पर्यटन में मध्य प्रदेश में मिलने वाले महल, किले और कोई प्रमुख स्थान है अगर तो वो मंदिर, तो ये सब। हाँ, जो लोग नहीं जानते भैया को, फौजी भैया हैं, थोड़ा सिस्टम से चलना है ना, जब तक रहेंगे तुम्हारे ऊपर तलवार लटकी रहेगी। हाँ, खतरनाक मैनेजमेंट रहता है इनका, बिल्कुल फौज की तरह। तो अभी वो आ गए छुट्टी, तो अभी अब उनकी सब पे नजर रहेगी, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, जो कि फौज रहती है डिसिप्लिन में। हाँ, कई लोग नए बच्चे हैं ना, तो उन्हें जानते नहीं है कि अरे ये कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमें ऐसे देख रहा है इस तरह से। तो मैं जो नहीं जानते वो समझ लें। तो ये अपन को पढ़ना है। अच्छा, और मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, कजलीगढ़ की गुफा, भीमबेटका की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं, सारोमारो की गुफाएं, है ना। तो ये गुफाएं, तो इसमें अपन को क्या है, केवल रटने जैसा सिस्टम है, वो मैं आपको बता दूंगा और मौका लगेगा तो पढ़ा भी दूंगा। लेकिन अभी से मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी का पेपर अगर करीब है, 2 4 5 10 दिन में है, तो वो अपने लेवल पे एक बार पढ़ ले, है ना। तो ये प्रमुख तौर पर ये टॉपिक कंप्लीट करके जाएं। देखें भाई, मुद्दा जो है वो आज का एजेंडा जो है उसमें समझेंगे आप और आप रटेंगे भी। जनगणना, पेटेंट एक क्वेश्चन आता है। भारत की जनगणना लूसेंट में से आप कंप्लीट कर लेना। मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि जनगणना है क्या, है ना भाई। हमारे क्षेत्र, मतलब जहां हम रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं। अमेरिका में रह रहे होते तो अमेरिका की बात करते, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होते तो ऑस्ट्रेलिया की बात होती। अभी हाल फिलहाल में तो अपन भारत में रह रहे हैं। तो भाई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूखंड में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, इंसान हैं, मानव है, उनकी गणना करना, उनको गिनना, वो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं वो क्या है, जनगणना। हमारे विश्व में जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। अगर हम अपने भारतीय इतिहास में जाएं तो पुराने राजवंश भी गणनाएं करते थे अपने क्षेत्र में, अपने राजवंशों में। गणना करने की जरूरत क्यों पड़ती है, गणना करने की, गिनने की जरूरत क्यों है, लोगों की गिनने की जरूरत क्यों पड़ी, कि भाई जिससे पता लगे कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने छोटे छोटे शिशु बालक हैं, बालिकाएं हैं, कितने लोग थर्ड जेंडर के हैं।
तो जब हमको पता ही नहीं होगा कि कितने लोग रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो सरकार कानून आदि योजनाएं वगैरह कैसे निकालेगी? तो हमें जब पता रहेगा कि इतने लोग ये रह रहे हैं, इतने लोग ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, तो कानून और दूसरी चीजें करने में क्या होती है बेटा? आसानी होती है और सही तरह से वो चीज लागू होती है। जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे परिवार में लोग कितने रह रहे हैं, तो खाना, जैसे आपको खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो आपको पहले बताना होता है ना कि इतने लोग हैं। अरे आप लोगों ने सबने अपने बचपन में या अभी भी एक एक्सपीरियंस लिया होगा, घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, 7-8 अगर आ गए, एकदम से बाहर का कोई मेहमान आ गया, तो उन्होंने कहा गिन के आप कितने लोग हैं। क्यों गिनते हो? अंदाज से क्यों नहीं बना देते चाय कि चढ़ा दी भगोनिया में? क्यों? क्योंकि अपन को पर्टिकुलर पता होता है कि भाई क्या। फिर उनमें से किसी ने कह दिया कि नहीं मैं तो बिना शक्कर की पीऊंगा, तो उसके लिए बिना शक्कर की बनती है। क्यों? क्योंकि भैया शुगर है, उसको शक्कर की पिवा दो मर मरा जाएगा। तो गिनते हैं ना अपन कमरे में जाकर के, ऐसे खड़े होकर के ऐसे करते हैं मन ही मन में, एक तो गिन के, और फिर भाग जाते हैं। उन मेहमानों को भी पता होता है कि ये गिनने आया है, लेकिन वो भी बेचारे कुछ। अब किसी ने कह दिया कि मैं कम शक्कर की पीता हूं, किसी ने कह दिया मुझे कॉफी पीनी है, किसी ने कह दिया मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उसी के हिसाब से अपन उसकी व्यवस्थाएं कर देते हैं। ऐसे ही रहता है। तो भाई हमने क्यों गणना की? कि जिससे सिस्टम से चीजें पहुंच पाए लोगों तक, जिससे जो चाहिए वो हो जाए, सुविधा हो जाए। तो ये जनगणना हमारे देश में भी इसीलिए कराई जाती है। 10 साल में एक बार होती है, जो बिल्कुल एकदम 12th पास करके जो बच्चे आए हैं उनके लिए बता रहा हूं। 10 साल में एक बार होती है। आखिरी बार हुई थी 2011 में। तो अब जो बच्चे जो हैं, जो पढ़ना भी स्टार्ट किए हैं, तो उनके दिमाग में एक बात ये आई होगी कि सर 10 साल में एक बार होती है, तो लास्ट बार 2011 में कैसे? लास्ट बार तो 2021 में होना चाहिए थी फिर, क्योंकि 2011 के बाद 10 साल 2021। तो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे देश के जो प्रमुख जो लीडर हैं उन्होंने रीजन दिया कि भैया कोरोना है, कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाएगी। लेकिन चुनाव भरपूर हुए उस समय। अब ये इतना ही पूछ लो, तुम इतना ही पूछ लो तो तुमको अभी कह देंगे तुम तो देशद्रोही हो, और क्या। तुम अगर इतना ही पूछ लो कि चाचा कोरोना है 2021 में, वो समझ में आता है कि आपने जनगणना नहीं कराई, तो ये चुनाव कैसे होते रहे? एक भी साल चुनाव नहीं रुका, ना 2021 में रुका, ना उसके बाद रुका, 6 महीने के लिए भी चुनाव नहीं रुका। चुनाव अपने दम से चलता रहा। लेकिन वो एक अलग विषय है। हमारे लिए तो अच्छा है, नहीं हुई जनगणना तो अपन को पुराने आंकड़े याद करने हैं। अभी हो जाती तो फिर वही टेंशन, फिर से वही आंकड़े याद करो। तो हमारे यहां लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। अभी तक की 15वीं जनगणना थी वो, और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। सेंसस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। जनगणना, जन मतलब जनता और गणना मतलब उसकी काउंटिंग करना, गणना करना। सेंसस इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंसस। ठीक। तो अभी तक क्या समझे अपन? अभी तक ये समझे कि भारत में लास्ट जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी, और आजादी के बाद वो 7वें नंबर की है, और वैसे ओवरऑल 15वें नंबर की जनगणना थी। क्लियर है क्या? अच्छा। जनगणना, हमारे देश में जनगणना का इतिहास 1872 से स्टार्ट होता है। गवर्नर जनरल मेयो थे। देखो आपको जैसे कि पता है कि हम बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे कि नहीं रहे? हाँ। एक कंपनी आती है और वो कंपनी यहां पर बिजनेस स्टेबल करती है, और वो कंपनी इतना पावरफुल हो जाती है कि यहां के राजाओं, यहां की जनता, यहां के सब लोगों को अपने बस में कर लेती है, शासक बन जाती है। किसी दूसरे देश की कंपनी आकर के हमारे यहां पर कब्जा कर लेती है। और कंपनी आई है, कोई पूरा देश नहीं आया था, कंपनी आई थी। अपन पढ़ते ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इसलिए लगा है कि उसके साथ साथ, ब्रिटिश के साथ साथ और भी कंपनियां आई थी बिजनेस करने, लेकिन एक कंपनी सबसे ज्यादा ताकतवर हुई,
जिसको हम नाम से जानते, किस नाम से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आई, बिजनेस करने आई, उसने कहा हम तो व्यापार कर रहे हैं। और आम जनता तो देखो पहले भी वैसी थी जैसे कि आज है। उसे तो जो सत्ताधारी दल जो बता देता है, सत्ता जिसके पास में, अधिकतर जनता बेचारी इतनी सूदी है वही मान के चलती है। अभी सत्ताधारी बोल रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल जरूरी नहीं है, नाम बदलते रहो, तो लोग, जनता उनके पक्ष में कि हाँ नाम बदलना बहुत जरूरी है। तो अगर नाम बदलना बहुत जरूरी है तो बिहार का नाम कर दो बेल्जियम, तो बेल्जियम जितना विकसित हो जाएगा। वापस आते हैं, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। पहले कंपनी आई, कंपनी ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करने के बाद वो आप पर क्या करना चालू कर दी? उसने शासन करना चालू कर दिया। शासन करना और व्यापार करने में अंतर है। तुम अपने मकान का एक कमरा दो किसी को व्यापार करने के लिए किराए पे, वो तुमको मोटी रकम दे रहा है, 10,000 रुपए महीना। तुम खुश हो कि जिस दुकान का किराया मेरे को 3,000 नहीं मिलता, वो मेरे को दे रहा है कितना? 10,000। तुमने उस पर बिल्कुल अंधाधुंध विश्वास कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी जो नीति है वो बहुत खतरनाक है। तुमने उसको कमरा किराए पे दिया नीचे वाला दुकान का, उसने आपको 10,000 रुपए हर महीने भेजना स्टार्ट किए। कई बार 1,000 ऊपर भेज देता था, तो तुम और खुश हो जाते थे, अरे वाह कितना अच्छा किराएदार है ये तो, ओहो देवता है ये तो। फिर उसने क्या किया? तुम्हारे बच्चे को भी 1,000-2,000 रुपए के कपड़े दिलवाता रहा वो, तो तुम और उस पर भरोसा करते चले गए, तुम अंधे हो गए भरोसे में। तुमने उसको मकान दे दिया पूरा किराए पे कि अब तू मकान रख भाई। और फिर वो जब धीमे 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 वो और ताकतवर हो गया, तो उसने लेके तुम्हें ही तुम्हारे मकान से निकाल दिया कि जाओ जो करना है सो कर लो। उसने अपने उसी मोहल्ले में 2-4 दोस्त और बना लिए जो तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हो गए। इस नीति पे चले थे कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने हमारे यहां शासन किया, तो जब शासन किया तो नियम भी शासन के कौन बनाएगा? अंग्रेजी बनाएंगे। तुम जाकर के अमेरिका में शासन करना चालू कर दो किसी गांव में, तो वहां के नियम, जब तुम ही सर्वे सर्वा हो तो नियम कौन बनाएगा? तुम। तो शासन किसके हिसाब से चलेगा? तुम्हारे हिसाब से। तो इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों में सबसे बड़ा जो उनका हेड होता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल। इंडिया में जो हेड होता था वही होता था सबसे मेन मुखिया। ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटेन में है, तो वहां से यहां का मेन कौन है? वो था गवर्नर जनरल। वो सबसे ऊंची पोस्ट होती थी, हालांकि उससे ऊंची भी उन्होंने बना दी थी भारत सचिव की, इंडियन सेक्रेटरी, लेकिन इधर के लिए गवर्नर जनरल याद रखो। ऐसे समझ लो, समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसा समझ लो कि जैसे आज का वर्तमान का जो सबसे बड़ा नेता होता है देश स्तर पर, कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल। आप अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देश के गवर्नर जनरल पता होना चाहिए। और कई गवर्नर जनरल्स ने कई सारे काम किए जो हमारे लिए आज भी जरूरी हैं। अंग्रेजों, भाई हमारे यहां तो राजा रजवाड़े चलते थे, हमारे यहां एसपी कलेक्टर पद नहीं था, ना हमारे यहां मिनिस्टर्स वगैरह ऐसा कोई पोस्ट थी, हमारे यहां तो अलग सिस्टम चलता था। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था बनाई, उन्होंने अपनी पुलिस विभाग, कलेक्टर विभाग, ये सब चीजें बनाई, काहे के लिए? शासन करने के लिए। तो हमें भी वो ठीक लगा, तो जब हम आजाद हो गए तो अपन ने उसको ही और मॉडिफाई करके अपने देश में क्या कर दिया? लागू कर दिया। पार्लियामेंट वगैरह ये सब चीजें उन्हीं का कॉन्सेप्ट था ना। हमारे यहां पे भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमारा अलग कॉन्सेप्ट। तो अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे मेयो, इन्होंने 1872 में सबसे पहले जनगणना कराई थी वृहद स्तर पर। जहां जहां पूरे अंग्रेजों का शासन प्रशासन था पूर्ण रूप से, वहां वहां उन्होंने पूरी जनगणना कराई थी। तो भारत की पहली जनगणना जब हुई, कब हुई बताइए? किसके शासनकाल में हुई है? मेयो, गवर्नर जनरल मेयो। और गवर्नर जनरल को ही वायसराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कभी और बताऊंगा उसके पीछे वजह क्या है, नहीं तो फिर जनगणना का टॉपिक है, फिर इतिहास में घुस जाएंगे। इतना सा अंतर है वायसराय और गवर्नर जनरल में कि जब वो कंपनी के अधीन था तो गवर्नर जनरल कहते थे, और जब वो ब्रिटेन सम्राट के अधीन हो गया तो उसको वायसराय कहने लगे। इतना सा अंतर है बस।
पोस्ट वही रही, बस नाम बदल दिया। अच्छा, इसके बाद जनगणना को नियमित रूप से और सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट किया गया 1881 में, पहली बार कराई गई। तब जो गवर्नर जनरल था देश का वो था कौन? रिपन। रिपन। अरे बेटा क्या कह रहे हो? अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा चल रहा, चलता रहे ससुराल, जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। हाँ तो सुनो ना, पहले सुनो, बीच में नहीं बोलना, सुनो पहले पूरी बात, जब सुनने के बाद नहीं आए समझ में फिर बीच में बोलना। मैंने आपसे ये कहा कि भारत में पहली बार जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मेयो को। लेकिन भारत में जो नियमित तौर पर और एक सिस्टमैटिक तरीके से जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रिपन को। जो सिस्टमैटिक तरीके से जो जनगणना कराई पहली बार, बिल्कुल एकदम प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फॉलो करके अच्छे से, है ना। और फिर यही 1881 के बाद से कहानी चालू हो गई। फिर कहानी रुकी नहीं, वो कहानी चलती चली गई और चलते 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 कहां तक पहुंची? आपके 2011 तक। कुछ पल्ले अल्ले पड़ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपको इतना आराम आराम से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जो हैं वो एकदम न्यू ब्रांड हैं, एकदम फ्रेश नए बच्चे हैं, इस वजह से। तो आपसे कोई पूछे कि जो रेगुलर वाली जो जनगणना है जो 10 साल में एक बार होती है, उसकी शुरुआत कब से हुई, तो कहेंगे अपन। लेकिन जनगणना पहली बार कब कराई गई थी? 1872। नियमित रूप से रेगुलर जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो किस गवर्नर जनरल को जाता है? रिपन को। आजादी के बाद पहली बार जो जनगणना हुई वो कब हुई थी? 1951 में। अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश बनने के बाद पहली बार जनगणना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? 1961 में, क्योंकि 56 में मध्य प्रदेश बना और 61 में जनगणना हुई। कोई दिक्कत है कोई इसमें? पीछे कोई दिक्कत है भैया? है? मजे की बात देखो, 1939 से लेके 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना। पूरे विश्व युद्ध में पूरा विश्व लड़ गया आपस में, जो बाम चक्कू मार रहा है, कोई बाम चक्कू, सब लड़ मरे आपस में। विश्व युद्ध का मतलब होता है, वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा देश आपस में लड़ जाएं। मजे की बात देखो कि विश्व युद्ध हुआ 1939 से 42 के वक्त, तब भी जनगणना नहीं रुकी। तब भाई अंग्रेजों ने तब भी कराई। उन्होंने ये बहाना नहीं लिया कि विश्व युद्ध चल रहा है तो जनगणना क्यों कराएं। लेकिन देखो क्रांतिकारी नेताओं का निर्णय कि 2021 में जनगणना नहीं हुई। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो हमारे यहाँ के नेता ने कर दिया कि नहीं जनगणना नहीं। भाई महामारी चल रही है। एक महामारी 1918 के वक्त भी आई थी, स्पेनिश फ्लू उसको बोलते थे। बहुत लोग मारे गए थे उस समय भी। जैसे अभी पेंडेमिक आया ना कोरोना वाला, ऐसे ही एक स्पेनिश फ्लू करके आया था पेंडेमिक। उस जमाने में भी 1921 में जनगणना हुई। किसी ने बहाना ये नहीं लिया कि स्पेनिश फ्लू हो गया है तो इस वजह से हम जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन वर्तमान के नेता लोग जो हैं वो बड़े क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी इसीलिए क्योंकि जनता व्यस्त है दूसरे कामों में, है ना, दूसरे काम व्यस्त है। चलो इतना कॉन्सेप्ट बना आप लोगों का। बहुत आराम आराम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं करना है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूं फिर तुम किसी दूसरी जगह पढ़ने जाओ। यहां पढ़ लो, फिर किताब या नोट्स में से उसको रट लेना, इतनी सी बात है। चलिए भाई, भारत में जनगणना कराने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? मेयो को। भारत में नियमित रूप से जनगणना किसने कराई? जब से जनगणना हो रही है नियमित, इसको काउंट करते हैं अपन। काउंट किसको करते हैं? इसको। 1881 से लेकर अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी? 15वीं थी वो, है ना। अब जो होगी वो कौन सी होगी? 16वीं होगी। आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। हमारा मध्य प्रदेश जब बना तो मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में। कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है
जो जनसंख्या नीति पॉलिसी, पहली जनसंख्या नीति भारत सरकार के द्वारा, मतलब जब हम आजाद हो गए 1948 में पहली जनसंख्या नीति लाई गई, मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी पहली बार लाई गई। उसके बाद 1976 में लाई गई, उसके बाद सन 2000 में भी लाई गई, और उसके बाद का पता नहीं है। टॉफी चाहिए? खा ली वो तो मैंने। ये लो, तुम बेटा गए हो अपने पिताजी पे पूरे, ठीक है? देखो वापस ले गया नालायक। कह रहा टॉफी दो जो मैं दे के गया था। ठीक है, भारत में जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है वो केंद्र सरकार के पास है, उसके अधिकार वगैरह। और अभी जनगणना का जो मुद्दा है वो पूरे भारत में बहुत ज्यादा ज्वलंतशील है। वो इसलिए है कि जो विपक्ष है, जो दूसरे नेता हैं, जो सरकार के विरोधी नेता हैं, लोकतंत्र में दो लोग होते हैं बेटा, एक विपक्ष होता है और पक्ष होता है। विपक्ष का काम ही होता है कि पक्ष, जो सरकार जो काम कर रही है उसको बेहतर तरीके से करना, और बेहतर तरीके से तब होगा बेटा जब अपन उसकी कमियां बताएंगे। लेकिन हमारे देश में अभी इतना मतलब मूर्खता फैला दी गई है पूरे देश के अंदर कि ऐसा दिखा दिया गया है कि बस जो सरकार है वही देशभक्त है, बाकी दुनिया पूरी देशद्रोही है। लेकिन ये काम इतना सा है कि बेटा चाहे वो सरकार के नेता हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, हैं तो सब भारत के ही। और मोरल ऑफ द स्टोरी, सब काम किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, सबका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश की तरक्की कैसे हो। तो विपक्ष के जो लोग हैं इन्होंने एक डिमांड ये करी कि देखो जनगणना आपने अभी तक कराई नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं कराई, तो ऐसा करो जातिगत जनगणना कराओ। अब जातिगत जनगणना के लिए आप एक फैक्ट याद रखना, आखिरी बार हुई थी 1931 में जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का मतलब है कि सबकी जाति भी मेंशन होनी चाहिए और जातियों का भी डाटा उल्लेखित होना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है। उसको कहते हैं जातिगत जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो शुरुआत में तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, फलाना और ढिमका ये वो, उन्होंने खूब बहाने मार दिए कि नहीं 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 ये नहीं होगा। तो जो दूसरे नेता थे उनका तर्क ये था कि देखो भारत जो है वो जातियों का देश है, आप इसको नकार तो सकते नहीं है। देश में कई प्रकार की जातियां हैं और जब तक हमको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सी जाति के लोग कितने रह रहे हैं तो हम उनके लिए पॉलिसी कैसे बनाओगे आप बताइए। कि मान लीजिए कोई समाज जो है वो बहुत पिछड़ा है, जैसे अभी एक न्यूज चैनल है सोशल मीडिया का द पिंच करके, उसने अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है मुहसर समाज पर। मुहसर एक समाज है जो कि दलित जाति का है, जिनका काम होता था चूहों को पकड़ना खेतों से, और वो उसी को इतनी गरीबी और इतनी पिछड़ापन है कि उसी को खाते थे वो। उनकी इतनी दयनीय स्थिति है, बिहार में 40 लाख की पॉपुलेशन है और ना उनके पास पढ़ने के लिए स्कूल है ना रहने के लिए घर। इतनी शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, द पिंच वालों ने। जब पेपर से समय मिल जाए तो एक बार देखना यूट्यूब पर जाकर के, द मुसर समाज करके कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो जब तक हमको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से समाज के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं तो हम उनके लिए पॉलिसीज कैसे बना पाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारे व्यापार बिजनेस काम कास्ट बेस्ड है आज भी, चाहे फिर वो सफाई कर्मियों वाला काम हो चाहे फिर दूसरे काम हो, हम उसमें कास्ट सबसे पहले देखते हैं। समझ में आना? तो लोगों ने कहा कि कास्ट बेस्ड जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो आप। तो पहले शुरुआत में तो सरकार ने मना ही कर दी एकदम कि नहीं नहीं ऐसे अराजकता फैल जाएगी, फलाना होगा ढिमका होगा ये और वो। लेकिन अंततः सरकार ने भी घोषणा कर दी कि अब की बार की जो जनगणना होगी वो कैसी होगी, जातिगत। तो विपक्ष वाले कह रहे कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे तुमसे, तुम हमारी बात ही नहीं मान रहे। फिर बाद में मान ली तो अब कह रहे देखो हमने कही थी तुमने मान ली। तो ये चल रहा है अभी, ये खूब सारा चल रहा है मामला। तो केंद्र सरकार जनगणना कराती है पूरे देश में, और इसके बारे में संविधान में अगर कहीं उल्लेख है तो अपन कह सकते हैं कि संविधान का आर्टिकल 246। और यह जनगणना कराना एक तरह से संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में क्रमांक आता है 69, और संघ सूची
भैया देखो, जो नए हैं थोड़ा थोड़ा सा ये वाला फैक्ट आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा कि ये क्या बता दिया सर ने एकदम से। और जनगणना कराने की जो मुख्य जिम्मेदारी वो होती है, वो होम मिनिस्ट्री की होती है, गृह मंत्रालय की होती है। किसकी? हालांकि उसके साथ में और भी सारे मंत्रालय काम करते हैं। अच्छा, और हर जनगणना का एक जनगणना आयुक्त होता है, कमिश्नर, जिसको अपन सेंसस कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस कमिश्नर, जनगणना आयुक्त होता है। वर्तमान समय में मृत्युंजय करके एक व्यक्ति हैं, वो वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त हैं। कौन है? मृत्युंजय, शायद कुमार हैं कि क्या उनके पीछे लगा हुआ है। मृत्युंजय करके जो हैं वो वर्तमान समय में भारत के कौन है? जनगणना आयुक्त। मेन होता है वो व्यक्ति। कुछ अल्ले पल्ले कुछ पढ़ रहा है आपके? क्या पढ़ा अभी तक दिमाग में तुम्हारे? दिमाग में अभी तक ये पढ़ा कि सर जनगणना होती है, जनगणना कराने की जिम्मेवारी भारत सरकार की होती है, और आर्टिकल 246 में उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्णन है। और देखो एक बात समझो, संविधान में बेटा 3 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है? कितनी कितनी कितनी? 3 3 3। कौन कौन सी? संघ सूची, मतलब सेंट्रल जो अपना जो यूनियन लिस्ट, यूनियन संघ सूची। दूसरा है अपना राज्य सूची, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और तीसरा है अपना समवर्ती सूची, जिसको अपन कहते थे कॉन्करेंट लिस्ट। 3 है, संघ, राज्य और समवर्ती। बेटा थोड़ा थोड़ा समझना, बहुत थोड़ा सा। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पे जो विषय दिए गए उस पर कानून और निर्णय लेने का अधिकार है, वो राज्य सरकार का है। और संवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून और निर्णय लेने का अधिकार किसका है? दोनों का है। और जो विषय कहीं नहीं दिए गए, ना संघ में दिए गए, ना राज्य में दिए गए, ना समवर्ती में दिए, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो जनगणना जो है, अरे जनगणना जो है वह मुद्दा कौन सी सूची का है? तो आप कह देंगे संघ सूची का। और यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का राइट्स किसके पास है? केंद्र सरकार को। तो जनगणना से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाएगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। जनगणना कराने के लिए सरकार कौन नियुक्त करती है? एक जनगणना आयुक्त। वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय करके कोई है, इतना याद रखो। 2011 की जनगणना में जो आयुक्त थे उनका नाम था चंद्रमौली। कौन सी जनगणना में? अच्छा एक बात समझना, समझ में आ रहा है? चलो अभी लास्ट में जाते जाते पूछूंगा मैं। देखें भाई, मैं भी एक चीज कर सकता था कि बढ़िया सी एक पीपीटी वीपीटी बनवा के आपको बस ऐसे दिखाते रहता। आगे मैं करूंगा ये, मैं ये आने वाले टाइम में यही करूंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन अभी क्या अपन जैसे बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको रजिस्टर पे उतारते हो तो थोड़ा सा आपको कुछ रिमाइंड होती हैं चीजें, क्योंकि लिखते वक्त आप खुद भी बोलते हैं तो उससे थोड़ा सा दिमाग में बैठती हैं चीजें। अच्छा बताओ, पहली बार जनगणना कब कराई गई थी भारत में? आए? अच्छा, कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? मेयो था। अच्छा, और ठीक है। और इस साल की जो अभी जो लास्ट वाली जनगणना हुई उसका कौन था? चंद्रमौली। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छा, जो 10 की जनगणना का जो जो हर 10 साल में जनगणना कराते हैं ना अपन, कितने साल में होती है? इसका श्रेय जाता है अमेरिका को। किसको जाता है? कि अमेरिका ने 10 की जनगणना स्टार्ट करी थी। ठीक है। अच्छा, जनगणना जब हम पढ़ते हैं तो एक सिंपल सी बात है कि अभी तक जो हमने पढ़ा, व्यवस्थित रूप से जो जनगणना कराने का जो श्रेय है वो किसको गया है? रिपन को। रिपन एक ठीक ठाक आदमी था। गवर्नर जनरल जो थे उनमें थोड़ा सा ठीक आदमी समझा जाता है किसको? रिपन को। रिपन, मेयो और रिपन। ठीक, रिपन को थोड़ा ठीक आदमी समझा जाता है। अब ठीक मतलब ये मत समझ लेना कि एकदम साधु संत टाइप। ठीक मतलब कि जैसे दूसरे गवर्नर जनरल हैं वो 10 मुक्के मार रहे हैं, तो ये वाला गवर्नर जनरल 5 मार रहा है, लेकिन मार तो ये भी रहा है। लेकिन तो अपन कह देते हैं कि यार अच्छे ठीक है। जैसे भी अपने नेताओं में ये चलता है कि अच्छा ये वाला नेता इतना भ्रष्टाचारी है, ये वाला नेता इतना भ्रष्टाचारी है, चलो ये थोड़ा कम है इसको वोट दे दो,
है, जनता वोट देती है, ऐसे ही है, उसको नहीं है मतलब। अगर कोई सही सीधा सच्चा आदमी खड़ा भी हो जाए ना चुनाव में, भाई वोट ही नहीं देंगे, कहीं वो कौन सा जीत रहा है, बाय भागे घर वाले वोट नहीं देंगे। तो थोड़ा सा मुद्दा अलग है। फिर अपन चुनते ऐसे प्रतिनिधि की और फिर गाली भी देते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। पहले खुद को तो देखो, तुमने वोट किसको दिया था। चलिए वापस आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस जनगणना का अपन ने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब जनगणना में मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है सबसे पहली तो संख्या, कि टोटल जनसंख्या कितनी है भारत में, ठीक। फिर इस जनसंख्या में अपन जाएंगे मेल कितने और फीमेल कितने हैं, ठीक है, ये इसमें पहुंच जाएंगे। अभी हम जनगणना जो पढ़ रहे हैं वो कहां की पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की। तो बात कहां की होगी? मध्य प्रदेश की। कि टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन में आप बता दोगे 7, 26, 26, 809, टोटल पॉपुलेशन आप बता देंगे। अरे मोबाइल नंबर याद नहीं होता क्या? ऐसे याद हो जाता है। 7,26,26,809, जो लगभग हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन का 5.99% है, जिसको अपन राउंड फिगर में कितना पढ़ सकते हैं? 6% है। हम 2011 के मध्य प्रदेश की जनगणना की बात कर रहे हैं। और जब हम देश स्तर की बात करेंगे तो देश स्तर पर जब आओगे तो कह दोगे 121 करोड़ जनसंख्या है पूरे इंडिया की। लेकिन अब तो बहुत हो गए। अब वो तो जब अपन जनगणना कराएगी सरकार, तब जो डाटा आएगा तब की तब देखी जाएगी। अब जब संख्या जनगणना होगी तो भारत सरकार का आंकड़ा तब आएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार, इंटरनेशनल डाटा के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। चाइना वाइना सबको पीछे छोड़ चुके। हाउ चाइना को हम इस मामले में पीछे छोड़ चुके। चाइना जो है वो जनसंख्या के मामले में हमसे पीछे चला गया। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको यह समझा रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है, तो जिससे कॉन्सेप्ट बनेगा आपके दिमाग का। सबसे पहली बात तो कि जनसंख्या कितनी है, तो आपने टोटल जनसंख्या बताई, फिर आपने लेके महिला और पुरुषों की भी जनसंख्या बता दी कि भाई इतने महिलाएं इतने पुरुष हैं। मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। फिर दूसरा स्टेप कहां जाएगा कि जनसंख्या तो ठीक है, इतनी महिलाएं इतने पुरुष, ये भी बता दिया, ठीक। फिर आप जाएंगे कि किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा, तो आप जिले बता देंगे। फिर दूसरा टॉपिक दूसरा पॉइंट जाएगा कि सबसे कम कहां पर है। 2 पॉइंट हो गए। तो हमको ये ऐसे रटना पड़ेगा कि जैसे अगर देखें तो जिलों में सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की? इंदौर की, 32 लाख कुछ। और जनगणना 2011 के दौरान हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 2011 के अनुसार हमारे यहां पर केवल 50 जिले थे। तो जो 2011 की जो जनगणना हुई वो कितने जिलों पर हुई? 50 जिलों पर। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ा चुका हूं मैं कि 2013 में आगर मालवा बनाया, फिर 2018 में अपन ने निवाड़ी बनाया, और अब अपन ने 2023 और 24 में आते आते 3 जिले और बनाए। तो ऐसे करके कितने जिले होते हैं? 55। तो अगर हम उस टाइम की बात करें जिस टाइम जनगणना हुई थी, तो उस टाइम सबसे कम पॉपुलेशन बताई गई थी कहां की? हरदा की, 5 लाख कुछ जनसंख्या थी। लेकिन जब निवाड़ी बन गया तो निवाड़ी आते आते जब निवाड़ी बना तो सबसे कम पॉपुलेशन कहां की थी? निवाड़ी। कुछ पल्ले अल्ले पड़ रहा है आपके? हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपको एक चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे यहां पर जो पॉपुलेशन का जो हिसाब किताब है जनगणना के टॉपिक में,
तो हम जनगणना के टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि टोटल जनसंख्या कितनी है, उसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, और जिले। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टॉपिक किस तरह से अपन को पढ़ना है, डाटा हमको कौन कौन सा रटना है। फिर रटने में तो अपन माहिर हैं ही, रट ही लेंगे कि नहीं है, रटने में माहिर है कि नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 12वीं के बाद तुम्हारी शक्तियां कम हो गई हैं? 12th के एग्जाम तक तुम्हारी शक्तियां बहुत थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी शक्तियां कम हो गई हैं 12वीं के बाद? है, क्या कह रहा है ये? समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को क्या कह रहा है। अरे नहीं भैया, क्वेश्चन आएगा तो आप भारत टिक करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों और यूं तो नहीं होता, कुछ करना ही पड़ेगा। तुमने नहीं करी जनगणना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो हो चुकी है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो आंकड़े जारी हो चुके हैं। पुरुषों की बात करें तो लगभग 3.76 करोड़ पुरुष हैं। याद है कि याद हो जाएगा? याद है 350 14,503 महिलाएं हैं, 3,76,12,306 हमारे यहां क्या है, पुरुषों की संख्या। हमारे यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में रह रही है? इंदौर में रह रही है। और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे एक प्रमुख जिला है। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। क्लियर है क्या? अगर हम हरदा को थोड़ा सा हटाएं, तो अगर हम निवाड़ी से काउंट करें तो निवाड़ी, आगरमालवा, देखो ये क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाला क्योंकि 3 जिले और नए बना दिए और प्रबल संभावना है कि अब उनमें से किसी की जनसंख्या जो है वो सबसे कम हो गई हो। तो जब ये जिले नहीं बने थे तब सबसे कम पॉपुलेशन जो आंकी गई वो आंकी गई थी हरदा की, लेकिन बाद में अगर मालवा बन गया तो अगर मालवा कम हो गया, फिर बाद में निवाड़ी बन गया तो निवाड़ी कम हो गया। तो अगर हम 2011 की जनगणना में जितने जिले शामिल किए गए थे उसकी बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो वाला जो जिला है वो हरदा है। लेकिन अगर हम इन तीनों वर्तमान में अगर देखें तो निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा, उमरिया और श्योपुर, मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या रखने वाले राज्य जिले हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें जिलों की तो न्यूनतम जनसंख्या कहां की? न्यूनतम जनसंख्या कहां की? निवाड़ी की। वैसे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हरदा,
और बाद में जो जिले बन गए तो उसमें निवाड़ी आ जाता है सबसे नीचे। देखें भाई, मैं आपसे ये समझा रहा था कि जनगणना में एक प्रमुख टॉपिक है एक तो संख्या का, संख्या कि टोटल संख्या कहाँ ज्यादा है, संख्या के मामले में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कि कहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है और कहाँ पर कम जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं जनसंख्या के आधार पर? तो हम कहेंगे कौन सा जिला है सबसे बड़ा? इंदौर है। उसके बाद कौन सा है? जबलपुर है। कौन है? जबलपुर है। फिर सागर है, फिर भोपाल है, फिर रीवा है। अच्छा, एक चीज बात समझिए कि जनसंख्या हो गई, जनसंख्या के बाद देखो 3-4 बिंदुओं पर बात की जाती है जनगणना में। जब भी कभी भी बात होती है 3-4 बिंदुओं पर बात होती है। जैसे जनसंख्या हो गई, जनसंख्या के बाद हमारा जनघनत्व हो गया। क्या हो गया? पीपल डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है जनघनत्व। एक हो गया लिंगानुपात, लिंगानुपात हो गया। एक होती है साक्षरता, एक होती है वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। हमसे एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई, बात समझ लो आप, आंकड़े तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, रटना ही तो है सो रट लिया जाएगा। हमको रट कब नहीं पाते? जब हमको वो समझ में ही नहीं आता कि जनगणना होता क्या है। इन्हीं बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछता है वो। अगर भारत की जनगणना में पूछेगा तो भारत लेवल पर क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने गए हो तो उत्तर प्रदेश के स्तर तक पूछेगा, और अगर मध्य प्रदेश का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, तो उस स्तर का पूछेगा। कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, किस जिले में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, कहां पर है। दूसरा, जैसे जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जैसे पीपल डेंसिटी जिसको बोला जाता है, एक एवरेज ये लगाया गया है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, कितने किलोमीटर स्क्वायर में? 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले औसतन लोगों की संख्या कहां ज्यादा है और कहां कम है। एक तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर की बात करता है वो, कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो एवरेज जो एरिया है पूरा मध्य प्रदेश का, कितना एरिया है? अरे कितना एरिया है मध्य प्रदेश का है? इसने बचा लिया तेरे को। थैंक यू कह देना कैमरे को, थैंक यू मन में बोल दे उसको, कैमरे को थैंक यू। अरे मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 308, 308, 252, ऐसे बोलो ना सीधा सीधा, क्या दिक्कत है? तो मध्य प्रदेश का जो पूरा एरिया है और मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, तो उस पूरे एरिया पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या का अगर 1 किलोमीटर का एवरेज निकालें तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मध्य प्रदेश का जनघनत्व निकल के आएगा, मध्य प्रदेश का पीपल डेंसिटी निकल के आएगी। तो मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 236, कि एवरेज मध्य प्रदेश के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? 236 लोग रह रहे हैं पूरे। अगर क्षेत्रफल की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में जो व्यक्ति जनघनत्व है वो कितना है? 382। भारत का अगर पूरे भारत की देखो, मैं भारत की जनगणना नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े फैक्ट्स आपको बताता चलता हूं। पीपल डेंसिटी मध्य प्रदेश की कितनी है? 236। मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है और जो भारत का जो जनघनत्व है, उन दोनों में कितने का अंतर है? जो क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के जनघनत्व और मध्य प्रदेश के जनघनत्व का अंतर कितना है? 146, 46। हाँ, मध्य प्रदेश जनसंख्या का जनघनत्व सन 2001 में 196 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार
कितना है? 236। पॉइंट पॉइंट वाइज अपन एक एक पॉइंट देखते हैं। देखो अभी कचड़ा हो रहा होगा दिमाग में तुम्हारे। जनघनत्व, जनघनत्व भारत और मध्य प्रदेश। भारत का कितना है? 382। मध्य प्रदेश का कितना है? 236। और मध्य प्रदेश का 2001 में कितना था? 196। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? भोपाल में। और सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? कहां पर है? डिंडोरी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो कहां पर है? भोपाल में। कितना है? 855। डिंडोरी में कितना है? 94। यहां सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। 1100 से ज्यादा है बिहार में। बिहार में जो जनघनत्व है वो बहुत अधिक है। और बिहार में ही चल रहा है अभी क्या? चुनाव। वो गाना गा रहे हैं अपन, जिया वो बिहार के लाला, जिया हो 1000 साला। बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, 1100 से ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। केवल कितनी? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग? केवल 17 लोग। बिहार में कितने लोग? 1100। ये आप लूसेंट में से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है? कितना? याद रहेगा? याद रहेगा? मेरा काम है आपको याद कराना, लिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोई नोट्स आपके चेक नहीं करने आ रहा। मेरा काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में संरक्षित रहें आपके। मेरा मेन उद्देश्य यही है, मेन उद्देश्य। आपके दिमाग में चीजें सबसे ज्यादा स्टोर करके रहें। तो मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वो सबसे ज्यादा क्या रखता है? सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा? और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? अच्छा, इंदौर दूसरे नंबर पर है, जबलपुर तीसरे नंबर पर है, ग्वालियर चौथे नंबर पर है, मुरैना 5वें नंबर पर है। काय के मामले में? काय के मामले में? पीपल डेंसिटी के मामले में। क्या होता है जनघनत्व? 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले औसत लोगों की संख्या को हम उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनघनत्व। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी कहां की हैं? भोपाल की। कहां की? भोपाल की महिलाएं कैसी हैं? आपसे कोई पूछता है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? भोपाल। इंदौर में जो पीपल डेंसिटी है वो है 841। जबलपुर में है 473, यहां पर है 446, यहां पर है 394। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? डिंडोरी। कितना? कितना? 94। इधर बता दें क्या? इधर बता दें कि उधर ही बता दें? इधर बता देते हैं। सबसे कम जनघनत्व मध्य प्रदेश में डिंडोरी में। कितना? 94। अगर डिंडोरी की बात की जाए, डिंडोरी के बाद की बात की जाए, तो डिंडोरी के बाद जो सबसे कम जनघनत्व होता है वो कहां होता है? श्योपुर में। सबसे कम जनघनत्व जो है वो अगर हम बात करें तो वो सबसे कम जनघनत्व डिंडोरी, श्योपुर। ठीक, पीछे समझ में आ रहा है? डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन। ये मध्य प्रदेश के सबसे कम जनघनत्व वाले क्या हैं?
मध्य प्रदेश के सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हैं ये, डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना। अच्छा चलिए फिर से रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर पाया जाता है? भोपाल में। कितना है? 55। सबसे कम कहां पाया जाता है और सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? 157 और 157। भारत का जनघनत्व कितना है? 382। मध्य प्रदेश का कितना है? 236। 2001 में कितना था? 196। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश हो, भारत हो, 10 साल में जनसंख्या की जाती है, जनगणना की जाती है हर 10 साल में। कितने साल में की जाती है बेटा जनगणना? हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2001 में हुई, तब हमारे यहां की जनगणना जनसंख्या थी 100 करोड़ पूरे देश की। कितनी थी? 2011 में की तो 121 करोड़ कुछ हो गए। अब 2021 में करते तो कुछ जो भी आंकड़ा है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही, कम हो रही है? कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? वृद्धि के कमी? वृद्धि। तो जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं दशकीय वृद्धि। अब सुनते चलना जरा आराम से। जो 2 4 5 बच्चे ऑनलाइन वगैरह देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आपके हिसाब से स्लो चल रहा है, लेकिन हमारे जो जितने बच्चे हमारे पास हैं, हमारी मजबूरी है कि हमको उतना हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। हम तेजी से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास 100 में से 85% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एकदम 12वीं पास करके आए हुए फ्रेश हैं, एकदम ताजे ताजे बच्चे हैं, ताजे ताजे। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उनको लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा पढ़ाने का। चलिए वापस आते हैं। मैंने कहा दशकीय वृद्धि। देखो दशकीय वृद्धि कह दिया तो मतलब 100 करोड़ थे 121 करोड़ हो गए, तो कितने बढ़ गए? लगभग 21 करोड़ कुछ बढ़ गए, इतनी वृद्धि हो गई। मैंने कहा दशकीय वृद्धि दर, रेट। तो वृद्धि दर मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ गए। मध्य प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर जो इस बार की थी, मध्य प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर जो इस बार की थी वो थी 20.35%। मध्य प्रदेश की वृद्धि दर है ये जनगणना की। मतलब कि जो 2001 में जो भी पॉपुलेशन थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद जो 2011 में जो पॉपुलेशन आई उसमें कितनी वृद्धि हो गई? नहीं समझ में आया है? आया कि नहीं आया? अरे भैया ऐसे समझो, अब आएगा तुम्हें समझ में। पैसे वैसे की बात अच्छे समझ में आती है। तुमको 2001 में मिलते थे 100 रुपए। कितने मिलते थे? 100। अब 2011 में तुमको मिलने लगे 120 रुपए। कितने मिलने लगे? तो कितने बढ़ गए? कितना परसेंटेज बढ़ गया? 20% बढ़ गया ना। तो ये है 10 की वृद्धि दर, कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 10 साल के अंदर। पीछे समझ में आ रहा है भैया? भारत की 10 की वृद्धि दर थी 17.7%। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ी 10 साल में? कितनी बढ़ गई? 17.7% बढ़ गई। मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20 दशमलव। सरकार क्या चाहती है? सरकार यह चाहती है कि जो रेट है बढ़ने की, वो रेट हमेशा कैसी हो? कम हो। जैसे 2001 में जो जनगणना की जो रेट थी 10 की वृद्धि दर, वो कुछ अलग रही होगी। जैसे उदाहरण समझना, तो मैं थोड़ा समझ में ना आए तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कि 50 लोग थे पहले, लेकिन जब अपन ने बाद में जनगणना करी तो 60 लोग हो गए।
कितने लोग हो गए? 60। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 20% बढ़ गया। ये तुम मैथ पढ़ रहे हो नालायक हो, तो मेरी नाक ऐसे कटवाओगे यहां से। मैंने कहा कितना प्रतिशत बढ़ गया? 10। अबे परसेंटेज में पूछ रहा हूं मैं, परसेंट तो 20 बढ़ा ना। अब मान लीजिए यहां 20% बढ़ा। अब ठीक है, अब समझिए कि 60 लोग हो गए इधर, ठीक। अब यहां पर जो बढ़े वो 65 हो गए, बढ़कर 65 हो गए, ठीक। तो अब संख्या में कितना बढ़ा है? 5। तो अब जो परसेंटेज निकालोगे वो काय पे निकालोगे? 60 पे ही तो निकालोगे, ऐसी तो निकालोगे परसेंटेज, ऐसी निकाला जाता है। मुझे तो आता नहीं है मैथ, मेरा थोड़ा सा बेकार है। तो 25/3 कितना आएगा? लगभग लगभग 3 का अगर मैं भाग लगाऊंगा तो लगभग लगभग 8% कुछ है। तो अपन यहां क्या कहेंगे, कितने परसेंट से बढ़ी? 8% से। तो जो वृद्धि दर थी वो कम हुई कि ज्यादा हुई? कम। कि पहले बढ़ी 20% से, अब बढ़ रही है 8% से। तो सरकार ये चाहती है कि जो रेट है बढ़ने का वो हमेशा कैसा रहे? कम रहे या स्थिर रहे। अगर रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और अगर रेट स्थिर है या कम हो रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है? पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। हमारे देश में अभी तक 1881 से जनगणना चालू हुई, केवल एक बार रेट जो है वो माइनस में गई है। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, उल्टी क्या हो गई? कम हो गई, उल्टी कम हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जामिनर कि बताइए भारतीय जनगणना का ऐसा कौन सी जनगणना थी जिसमें जो दर थी वो कम हो गई, माइनस में गई। अगर दर माइनस में जा रही है तो इसका मतलब कम हो गया। जैसे उदाहरण फिर से समझ लो, 100 रुपए आप कमा रहे थे और आपने 10 साल काम किया, तो आपने जब देखा तो अब आप 80 रुपए कमाने लगे। तो आपकी ये जो दर थी वो प्लस में या माइनस में? माइनस में कितना? 20%। जो दर थी वो 1921 की जनगणना में, जिसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, लगभग लगभग 0.24% से कम हुई, माइनस में थी। लगभग लगभग 77 लाख या ऐसे कुछ लोग कम हो गए थे, जिसके पीछे कई सारी वजह बताई गई। एक तो प्रथम विश्व युद्ध बताया गया, दूसरा वो महामारी बताई गई कि जिसकी वजह से वो कम हो गया। तो आपको पता है कि 1921 की जनगणना में पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, उल्टी घट गई। तो जो जिससे घटता है बढ़ता है उसको अपन ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रोथ रेट के नाम से। वृद्धि दर जो थी वो थी 0.3% माइनस में। इतना कम हो गई थी पॉपुलेशन पिछले पॉपुलेशन के। भाई जो हम आंकड़ा देते हैं वो पिछले पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो देते हैं। अब जो 2021 की जनगणना का डाटा आएगा तो वो किसके कंपैरिजन में आएगा? 2011 के। तो 1921 में जो आंकड़ा आया होगा वो कौन सा आया होगा? 1911 का। काउंटिंग कैसे होती है? जैसे 21 की पॉपुलेशन का आंकड़ा आएगा तो 1911 से 1921 वाला आएगा, फिर 1921 से 1931 वाला आएगा, इस तरह से चलेगा मामला। तो बताइए कि मध्य भारत की जनगणना में एक महान विभाजक वर्ष जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइड, अब जो भी अंग्रेजी में बोलते हो मेरे को तो अभी ऐसे नहीं आ रहा है एकदम से, तो उसको कौन सा वर्ष है, कौन सी जनगणना है? 1921 वाली। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.35% वृद्धि दर थी। अगर देखो हमको एक चीज पता होनी चाहिए, एक तो पहला डाटा कि पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश के लेवल का, फिर दूसरा डाटा जिले के लेवल का। कि जैसे कि अगर हम बात करें वृद्धि दर की
तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? इंदौर। मतलब इंदौर की पॉपुलेशन दूसरे जिलों की तुलना में ज्यादा अधिक तेजी से, मतलब कि इंदौर की जो पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा रेट से वो पॉपुलेशन बढ़ी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? इंदौर। इंदौर। और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला भी कौन सा है? इंदौर। इंदौर, झाबुआ, भोपाल। ये मध्य प्रदेश के टॉप 3 सबसे अधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं। कौन कौन से? इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। ये 5 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इनकी है। अगर हम इंदौर की बात करें तो 32.88 मतलब 88% की वृद्धि दर से ये बढ़ी। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम भी आप इधर ही देख लीजिए। सबसे कम अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो सबसे कम ग्रोथ रेट है अनूपपुर का। मध्य प्रदेश में टोटल जो ग्रोथ रेट है, जो मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? वो कितना है? 20.35%। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जिला है वो जो कि पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट रखता है वो कौन सा जिला है? इंदौर। और सबसे कम जो रखता है वो कौन रखता है? अनूपपुर, 12.30%। मतलब अनूपपुर का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? 12.30। मतलब वहां पर सबसे कम ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन क्या की है? पॉपुलेशन बढ़ी है। बैतूल और छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के टॉप 3 ऐसे जिले हैं जहां की पॉपुलेशन थोड़ी कम तेजी से बढ़ी, लेकिन सबसे कम तेजी से। सबका इतना ही प्रतिशत है, इसका 12% है, इसका भी 13% है, इसका भी 13% है, इसका भी 13% है। लेकिन अंतर कहां होगा? अंतर कहां होगा? पॉइंट में। केवल पॉइंट में अंतर है। केवल काय में अंतर है बेटा? पॉइंट में अंतर है। यहां 92 है, यहां 07 है, यहां 24 है। ये मैं नहीं लिखवा रहा था, इनके आंकड़े इतने जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा लिख लो। हाँ बेटा देखो, जितना तुम पढ़ोगे, जितना याद करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। मेरा उसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। गाना नहीं सुना तुम लोगों ने? हाँ। जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उसमें आपका बेनिफिट है बेटा। कौन सी चीज कहां काम आ जाए, किस पेपर में काम आ जाए, आप नहीं जानते। ईश्वर ने आपको सफलता का किस रास्ते पर लिख रखा है, आपका नाम आप नहीं जानते। आपका काम है केवल ईमानदारी से काम करना। अभी महिलाएं जीती हैं ना क्रिकेट वर्ल्ड कप, जीती हैं, एकदम खुशी का माहौल चल रहा है पूरे देश में, एकदम टॉप क्लास। 1-1 करोड़ की घोषणा हो गई है इनामी राशि, 1-1 करोड़ मिलेगा सबको। 91 करोड़ कुछ मिले हैं पूरी टीम को, जो बटेगा खिलाड़ियों में और स्टाफ में, सबको मिलाकर के। जो स्टैंड बाई पे जो खिलाड़ी रखते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं, सबको मिलाकर के। खेलते जो है वो 11 खेलते हैं। सबको बटेगा पैसा, कोच को मिलेगा, उसके स्टाफ को मिलेगा, सबको मिलता है पैसा, इनामी राशि सबको बढ़ती है। अपने मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र की क्रांति गौड़ महिला क्रिकेटर, मोहन सरकार ने कह दिया 1 करोड़ देंगे। रेणुका चौहान हिमाचल प्रदेश की, कह दिया 1 करोड़ देंगे। एक चीज और सुन लो, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 के 11 खिलाड़ियों का राज्य आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। जो रेलवे वगैरह आदि की जो तैयारी कर रहा है एसएससी, लिख के रख लो। क्वेश्चन आएगा कि ये वाली खिलाड़ी कहां से हैं। दीप्ति शर्मा जो थी वो आगरा की हैं, उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित तौर पे। बात इससे हुआ है स्टार्ट कि ईश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, आपको
नहीं पता। आपका काम है केवल और केवल ईमानदारी से काम करना, जो भी आपका काम। आपको सफलता किस रूप में मिलेगी आप नहीं जानते, वो नेचर ने तय कर रखा है। ये बात मैंने किस लिए बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली कि अब तो देखो जीत गए वो तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, नहीं जीतते तो बेइज्जती करते कि लड़कियां तो केवल खाना बनाने के लिए होती हैं, फलाना और ढिमका, ये ट्रोलिंग चलती रहती। जीते हैं तो बहुत मेहनत से जीते हैं ना, और जीतने के लिए पीछे बहुत लोगों का क्या रहता है, साथ रहता है। उनके जो कोच हैं अमोल मजूमदार, महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं पिछले 2 साल से। आगे आके देखना आप, उनके नाम पे पिक्चर बनेगी, ये मेरी एक वैसी भविष्यवाणी है, 100% बनेगी। क्यों? क्योंकि अमोल मजूमदार कौन है? अमोल मजूमदार एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भारत के लिए नहीं खेला, उनको एक मैच खेलने तक का मौका नहीं मिला इंटरनेशनल, सिंगल मैच नहीं खेला उस आदमी ने। उस आदमी ने कभी ब्लू टी शर्ट नहीं पहनी इंडियन इंटरनेशनल की, और इतना ब्रिलियंट प्लेयर, फर्स्ट क्लास का, 11,000 से ज्यादा रन, 30 से ज्यादा शतक। और क्यों? क्योंकि वो उस जमाने के क्रिकेटर हैं जिस जमाने में सचिन, गंगोली, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी थे, तो उनको मौका ही नहीं मिल पाया टीम में, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका जीवन में, कभी। लोग जो होते वो हताश बैठ जाते, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी उन्होंने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर टैलेंट नहीं था, उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी। तो ईश्वर ने उनकी प्रतिभा को इसके लिए बचा के रखा था कि तुम चिंता मत करो, तुमको सफलता देंगे लेकिन दूसरे प्रकार से देंगे, तुमको प्रसिद्धि देंगे लेकिन दूसरे प्रकार से देंगे। तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होगा, और इतिहास में दर्ज हो गया। जब तक ये देश रहेगा तब तक ये लिखा जाएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट को वर्ल्ड कप जिताने वाला पहला कोच कौन सा है, या उस टीम का कोच कौन था। तो बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, अमोल मजूमदार। भगवान ने उनके लिए ये रख रखा था कि तुम्हें सफलता मिलेगी, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो, तुम बस काम करो अपना ईमानदारी से। हताश वताश होकर बैठ जाते फिर क्या, कि देखो क्रिकेट के लिए मैंने इतना दिया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। ईश्वर ने ये रखा था उनके लिए, बहुत संघर्ष किया उस आदमी ने टीम को बनाने में। तो भगवान आपके लिए क्या सफलता लेके बैठा है ये आपको नहीं पता है। अब देख लो, अगर वो खिलाड़ी के तौर पर अगर चलते रहते तो ऐसे तो हजारों खिलाड़ी आए टीम में, हजारों चले गए, इतिहास में नाम दर्ज नहीं होता। अपने इतिहास में लिख गया नाम। जब भी बात होगी महिला क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की, तो किसका नाम आगे आएगा? अमोल मजूमदार का, कि भाई इस आदमी की वजह से या इस आदमी ने। और कोच का और मेंटोर का बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कभी जैसे आजकल बच्चे क्या है सोच लेते हैं, कहते ले सर कहते रहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने से ये मिल जाएगा। सर को क्या मिल गया? सर खुद बॉक्सर से आते हैं। अगर इतना सब कुछ मिल रहा होता तो सर नहीं कर लेते। इस चक्कर में मत पड़ना बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, चाणक्य राजा नहीं था, लेकिन बनाया किसने? सचिन के जो गुरु थे रमाकांत आचरेकर, उनने भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उन्होंने सचिन जैसे और सचिन खुद ऐसे कई खिलाड़ी बना दिए। उनको पता होता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो अमोल मजूमदार का नाम याद रखना। बाकी ये बात इसलिए चलाई थी क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा था कि आप केवल मेहनत करिए, जितना ज्यादा कर सकते उतना ज्यादा करिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा किसी ना किसी रूप में। तो अभी वर्तमान समय में तो अमोल मजूमदार से ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी अपने यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, है ना। देखें भाई, इंदौर में सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई। मैं अभी आपको इसके आंकड़े भी दे सकता हूं, लेकिन उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लिखाने से बच रहा हूं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो कहां पर हुई? इंदौर में। उसके बाद कहां हुई? झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी। देखो भोपाल में भी 28% से, और सिंगरौली में भी 28% से, और बड़वानी में 27% से। 28% से दोनों जगह है, तो केवल अंतर काय में होगा बेटा? अंतर पॉइंट्स में होगा। तो हमको हालांकि याद, मैं फिर कह रहा हूं कि इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मध्य प्रदेश में सबसे कम ग्रोथ कहां पर हुई बेटा? अनूपपुर में। सबसे कम ग्रोथ वाला जिला कौन सा? अनूपपुर। देखें भाई,
कोई भी जनगणना जो है वो 10 साल में होती है। 10 साल में जो ग्रोथ जिस रेट से बढ़ती है उसको हम दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। जिस रेट से बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो इंदौर है। और सबसे कम वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो अनूपपुर है। इतना पढ़ लिया अपन ने, है ना? अच्छा, बात आती है लिंगानुपात की। लिंगानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज है, एक टॉपिक है। सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं कि कितनी महिला और कितने पुरुष। कंपैरिजन चलता है, कंपैरिजन कि कंपैरिजन चलता है साहब, कि लिंग अनुपात। आगे बढ़े। तुलना की जाती है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की, एवरेज एक संख्या। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो 931 है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है बेटा? 931। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बालाघाट है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो भिंड है। याद रहेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक, बालाघाट में 1021 और भिंड में 837। मध्य प्रदेश का हरियाणा भिंड को कहते हैं क्योंकि यहां पर महिलाओं की संख्या औसतन सबसे कम है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अभी तक क्या जाना हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो 931 है, कि मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 931 है। जिसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? बालाघाट है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? भिंड है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अच्छा, जैसे अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट के बाद आता है नंबर किसका? अलीराजपुर का। अलीराजपुर का। अलीराजपुर, उसके बाद नंबर आता है मंडला, उसके बाद नंबर आता है डिंडोरी, उसके बाद नंबर आता है झाबुआ। यहां अगर हम बात करें तो यहां सबसे कम में आता है सबसे भिंड, भिंड के बाद आता है मुरैना, मुरैना के बाद आता है ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद आता है दतिया, और दतिया के बाद आता है शिवपुरी। आतापी वातापी सातापी सब एक साथ बैठे हैं, सब चारों तरफ की एकदम घिरा हुआ है सबसे कम लिंगानुपात में। नहीं आ रही समझ में? कहीं और चला गया दिमाग तुम्हारा, तुम्हारा केवल देह इधर बैठा हुआ है, बाकी मन जो है वो कहीं और विचरण कर रहा है, कहीं सवाना के जंगलों में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर,
मध्य प्रदेश का हरियाणा लिंगानुपात के अनुसार किसको कहते हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है भैया? इंदौर में। और सबसे ज्यादा वृद्धि से कहां की जनसंख्या बढ़ी है? सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? सबसे ज्यादा महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी थी? क्या बात है, ऐसा नहीं है तुम लोगों में अकल नहीं, बहुत है, लेकिन तुम बैठे हो भगवान भरोसे। हाँ वो कह रही है हाँ। हाँ सर। और भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि ललो लगेंगी तो 10-20 रुपया की पेड़ा ले आएंगी हमारे लिए। तुम क्या पता भगवान के सपनों पर पानी फेर रहे हो। देखें भाई, एक चीज समझें, समझना, थोड़ा सा मिक्स मत कर लेना, नहीं तुम मिक्स कर लो दोनों को। एक होता है शिशु, जिसको 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बोला जाता है, 0 से 6 वर्ष तक। तो जब तक जनगणना की गई 2011 में, तो यह भी देखा जाता है कि शिशुओं की जनसंख्या कितनी कहां पर है, कितना ज्यादा है, किस जगह पर शिशु बहुत बढ़ रहे हैं, किस जगह पर शिशु कम हो रहे हैं। तो शिशु लिंगानुपात क्या है मध्य प्रदेश में एवरेज? देखो वैसे देखा जाए तो लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का, और शिशु लिंगानुपात देखें तो कितना है? शिशु लिंगानुपात कितना, मतलब लिंगानुपात निकाल रहे हैं लेकिन कहां पर? शिशुओं तक, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों तक। सबसे ज्यादा वैसे लिंगानुपात कहां था? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। सबसे कम लिंगानुपात के कहां था? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तीनों नाम एक साथ हैं, वो तो समस्या ही नहीं है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आता भी बाता भी साता भी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया और शिवपुरी, 2 बहनें अपनी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर? भिंड में, 837। अब तो स्थितियां बदल रही हैं, सरकार कह रही है, योजनाएं चला रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपन लोग, ठीक। मध्य प्रदेश में जैसे अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, किसकी बात करें भैया? शिशु लिंगानुपात। तो ओवरऑल शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। और अगर मध्य प्रदेश में हम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो यहां होगा सर्वाधिक और यहां होगा कम। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है अलीराजपुर में, अलीराजपुर में। और मध्य प्रदेश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो है मुरैना में। क्लियर? टॉप जो 5 हैं, जैसे अपना वही वाले जिले हैं, अलीराजपुर, मंडला, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा। कम शिशु लिंगानुपात में अगर हम बात करें तो वही जिले हैं, बस थोड़ा कैसे हो गए आगे पीछे। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और रीवा, ये सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाले जिले के कौन सा है? कुछ समझ में आ रहा है? शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6, 0 से 6। अच्छा, एक चीज और होती है, 2 चीजें और होती हैं। एक होती है मातृत्व मृत्यु दर
और एक होती है शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर मतलब जन्म देते वक्त या जन्म बच्चे को जन्म देने की वजह से जो महिलाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो कहलाती है क्या, मातृत्व मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि जन्म के बाद कुछ हफ्तों तक या उसी समय जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अपन उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अब तेजी से देखो सुविधाएं बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, तो शिशु मृत्यु दर में और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ गई है। पहले अस्पताल और सुविधाएं नहीं थी तो ये दोनों बहुत ज्यादा थी। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे अगर हम अलीराजपुर में अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर अलीराजपुर में जो शिशुओं का जो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वो कितना है, 978। मंडला में है 967। फिर है अपना जैसे जैसे मंडला और है, मंडला के साथ एक जिला कॉमन है, ये दोनों जिले एक साथ बैठे हुए हैं दूसरे नंबर पर 970 लेके, फिर 967 है, फिर 957 है और फिर 956 है। मंडला के साथ डिंडोरी भी यहां पर जोड़ा गया है। मुरैना सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, लगभग 829 के साथ नंबर 1 पे बैठा है, और ग्वालियर 840 के साथ दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन को बनाए हुए है। ठीक, कौन बनाए हुए है, ग्वालियर। भिंड अपना 843 के साथ बैठा हुआ है, ये अपना 885 लेकर बैठा हुआ है, और ये अपना 856 लेकर बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश दोबारा से आते हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है वो ओवरऑल 918 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात मुरैना में है। मध्य प्रदेश के जो 5 जिले हैं जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखते हैं, शिशु लिंगानुपात रखते हैं, जिसमें अलीराजपुर है, अपना मंडला, डिंडोरी, जिसको एक साथ बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुरैना है, ग्वालियर है, भिंड है और दतिया है और रीवा है। दतिया है और रीवा है। ठीक, और अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जिला कौन सा है, बालाघाट, जहां पर लिंगानुपात की संख्या कितनी है, 1021, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 1021 महिलाएं। क्लियर है क्या, महिलाओं की संख्या। भारत में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। अब तो बहुत जागरूकता आ गई, पहले जागरूकता नहीं थी, अब तो बहुत जागरूकता है, बहुत अत्य की। पहले तो बालिकाएं जन्म लेती थी तो लोग ऐसे आते थे मिलने जुलने अस्पतालों में कि जैसे पता नहीं क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई तेरी ठीक हो जाएगा, और चाहे बेचारा उस परिवार वालों को कोई दुख नहीं है, उनको तो चाहे खुशी हो शायद, लेकिन वो आसपास के लोग ऐसे दुख बताएंगे जैसे इनको अब कल ही ब्याह करना है, कल ही मोड़ी की विदा करनी है, पैदा भाई और कल ही विदा करने। अब तो चीजें बहुत बदल गई बेटा, अब तो संसार बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलना। अब तो बेटियां होती हैं तो बढ़िया, अब तो ढोल ढमाके, कार वार बढ़िया, उसके पैर ऐसे कपड़े पे ऐसे, आज नए नए चलन आ गए हैं। हालांकि नए नए चलन सब तो अच्छे नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बढ़िया पैर ऐसे कपड़े पे छपवाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है उस पर, इंटरनेट सामने से भी देखा है, इंटरनेट पे भी देखा है, उनके अगर कोई गाड़ी नई खरीद के लाता है तो उनके पैर छपवाना, बड़ी सुंदर तस्वीर है। मतलब बहुत अच्छा है कि बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए सब इस तरह से कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, है ना। तो अब तो बदलाव आ गया, पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी, है ना, बदलाव आ गया बहुत तेजी से। उसके पीछे भी कई सारे कारण है, कभी मौका लगा तो बताऊंगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, चलिए लिंगानुपात मध्य प्रदेश का सब लिंगानुपात ओवरऑल कितना है, 931। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट 1021, बालाघाट दूसरा, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ।
सबसे कम लिंग अनुपात भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। बहुत आसान है याद करना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी, दतिया और शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी। शिशु लिंग अनुपात की बात की जाए तो 918 शिशु लिंग अनुपात है ओवरऑल, और सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात आपको कहां मिलेगा? अलीराजपुर में। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहां मिलेगा? आपका मुरैना में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? अभी नहीं जाना कहीं पे, अभी एक चीज और सुनना है, ये सुन लो, फिर देखेंगे अपन, फिर मिलते हैं कल आपसे। फिर रटना रह जाएगा, रट लेना आराम से। हमारा जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना, कपिल सर जीएस वाले करके सर्च कर लेना, और इंस्टाग्राम पे हमारा एक अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना। कहने बड़ा एका लगता है, ये कर रखा है तो तुमको ढेर सारी दुआएं। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी, और लिटरेसी काउंट की जाती है बेटा रेट में, किसमें? दर में, परसेंटेज में। काय में काउंट की जाती है? जैसे तुम्हारे घर में 5 सदस्य हैं, ठीक, 5 में से 3 लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, और एक व्यक्ति के पास डिग्रियां तो इतनी नहीं है लेकिन वो पढ़ भी लेता है और थोड़ा बहुत लिख भी लेता है, डिग्रियां इतनी नहीं है। और सभी 5 लोगों की जो उम्र है वो 7 साल से ज्यादा है। भाई ये कहा जाता है कि 7 साल से ज्यादा, 7 या 7 साल से ज्यादा, क्योंकि 7 साल से नीचे का तो फिर क्या हो गया? शिशु। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, 3 पढ़े लिखे हैं, डिग्री विग्री है, एक पढ़ लिख सकता है, डिग्री उतनी ज्यादा नहीं है, और एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे घर की जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। एक व्यक्ति तो नहीं पढ़ा, ये तो करोगे। तो ऐसे ही साक्षरता का मतलब यह है कि 7 या 7 से अधिक वर्ष की आयु का कोई भी भारत का नागरिक जो कोई भी भाषा लिख सकता है, पढ़ सकता है, वह भारत सरकार की नजरों में पढ़ा लिखा होगा। नहीं, यही बात समझ में आए गई कि नहीं आई? आए गई। 2011 की जनगणना थी तो उसमें मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया था, आउटसोर्स से काम था, तो मैं उस समय बहुत परेशान घूमता था, तो मैंने भी सरकारी लोगों के साथ मिलकर जनगणना में भागीदारी की थी। तो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि 7 साल या उससे अधिक का व्यक्ति जो कोई भी भाषा पढ़ ले या लिख ले तो वह व्यक्ति कैसा है? साक्षर है। तो एक घर में हम गए तो वहां एक माताजी थी बहुत बुजुर्ग, उनका नाम था कटोरी बाई। पहले ऐसे ही नाम होते थे, उसमें हंसने जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, मुझे याद है उनका नाम, क्योंकि उनको हिंदी पढ़ना आती थी, हिंदी पढ़ना आती थी, वो साइन करती थी। हम स्टाम्प भी लेके चलते थे, स्टैम्प वो होता है ना, पैड होता है जो जिससे अंगूठा लगाते हैं। तो अंत में ये बोला जाता था कि माताजी या कोई भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो अंकल है या आंटी है या लड़का है, तो उससे पूछा जाता है कि साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? तो उन्होंने कही साइन करेंगे। तो उन्होंने बढ़िया लिखा कटोरी बाई। तो हमने कही अम्मा तुम पढ़ लेती हो? कहता है हिंदी पढ़ना आती है हमको। हमने स्कूल नहीं गई? तो कहती तीसरी जाने चौथी बता रही थी, हम तीसरी क्लास पढ़े थे बस। अच्छा। तो अब वो सरकार की नजरों में कैसी हैं? सीधी बात। तो हमको उसमें क्या लिखना पड़ा उनके नाम के आगे? साक्षर। साक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान है, साक्षर, है ना। तो ये हमारे यहाँ डेफिनेशन है। तो इसके अनुसार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69.3% है। कि मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 69.3% लोग पढ़े लिखे। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? हमको इसमें यह पढ़ना है कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कौन सा जिला सबसे कम पढ़ा लिखा। और कम वाला मैं आपको परसों बता चुका हूं। कौन सा जिला सबसे कम? मैंने बताया था आपको कि सब जगह अगर कोई पूछे सबसे कम, बताओ कौन सा? अलीराजपुर। भूल गए?
कैसे भूल जाते हो यार तुम लोग, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं तुम लोग। खुद की तारीफ खुद ही कर लो, इसको कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जिला जिसको कहते, अच्छा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है भैया? 69.3। ठीक, ये मध्य प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता दर है कि मध्य प्रदेश के इतने लोग क्या हैं, इतने लोग शिक्षित हैं। अब तुम्हें पता हो असल में कितने शिक्षित हैं। आप यहां शिक्षा का तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो बहुत समझदार हो, वो एक नंबर का मूर्ख भी हो सकता है। डिग्रियां या कोई भी प्रकार का कागज किसी की शिक्षा का प्रमाण नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बेचारे के पास डिग्री नहीं है और वो पढ़ा लिखा, वो समझदार ना हो। समझदारी में और पढ़ाई लिखाई में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। लेकिन पढ़े लिखों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो समझदारी वाले काम करें, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन अपेक्षा ही की जाती है, क्या कर सकते हैं और उससे ज्यादा। जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा जिला इसको बोला जाता है। फिर किसका नंबर आता है? फिर किसका नंबर आता है? भोपाल का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है? जबलपुर। दूसरा कौन सा है? इंदौर। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? और पांचवा कौन सा है? तुम कह रहे हो ग्वालियर। अच्छा, अपना नंबर है 5 में। अपन यहाँ के तो सबसे ज्यादा एते वेते से कर लेते हैं, जुगाड़ तुगाड़ लगा के कि सर जी घर बैठ के पेपर हो जाए। सर जी के सीए में कि पीए में? परसेंटेज। मध्य प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा भैया? दूसरे नंबर पे सबसे पढ़ा लिखा कौन सा? तीसरे नंबर पे सबसे पढ़ा लिखा कौन सा? चौथे नंबर पे कौन सा है? बालाघाट। और पांचवे पर कौन है? ग्वालियर। अभी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ग्वालियर का नाम जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे किया जाए। अब पता नहीं क्यों मांग कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब तो इसमें तो कोई किसी दूसरे धर्म का नाम भी नहीं लगा ग्वालियर में। ग्वालियर तो वैसे ही जो ऋषि मुनि थे, गालव ऋषि मुनि है, किसी ऋषि मुनि के नाम पर है ग्वालियर। ऐतिहासिक नाम है, क्यों बदल रहे हो यार? बढ़िया तो नाम है ग्वालियर, क्यों ही बदलना है? लेकिन अब भगवान जाने, उनको मन में अगर आ गई बदलना है तो फिर बदल देंगे। अपन क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? मध्य प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा? मध्य प्रदेश में टोटल कितने लोग पढ़े लिखे? मध्य प्रदेश में का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा? सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा? सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा? अलीराजपुर। उसके बाद झाबुआ, उसके बाद बड़वानी, ये सब आसपास के जिले हैं वहीं के। और ये सब मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। फिर एक मिलेगा आपको उत्तरी क्षेत्र में श्योपुर, और उसके बाद आ जाएगा धार। क्या कॉमन दिख रहा है इन जिलों में? आपको कुछ दिख रहा है कॉमन? इन जिलों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हैं? आदिवासी जिले हैं। कितना प्रतिशत? केवल 36% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। यहां कितने? 49। मैं भी पॉइंट वाला डेटा नहीं बता रहा हूं। 36.1%। यहां के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। यहां पर 57%, यहां पर 59%। मध्य प्रदेश, अभी मैंने पॉइंट का डाटा नहीं बताया है, अभी पहले इतना अपन को दिमाग में एक बार सेट होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला जो है वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो अलीराजपुर है।
और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? वो हमारा कौन सा है? बड़वानी और श्योपुर और धार। मध्य प्रदेश में ये रहा साक्षरता का एक मॉड्यूल। अच्छा, और हमको अब ये पता होना चाहिए कि कहां के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े और कहां की, मतलब महिलाओं में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले कौन से हैं और महिलाओं में सबसे कम पढ़े लिखे जिले कौन से हैं, और पुरुषों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले कौन से हैं और पुरुषों में सबसे कम पढ़े लिखे जिले कौन से हैं। ये साक्षरता का टॉपिक खत्म। रटना तो पड़ेगा बेटा, पूरा पूरा ना रट पाओ तो ऊपर ऊपर का तो रट ही लेना कम से कम। कि जैसे मध्य प्रदेश में टोटल ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 69.3। मध्य प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? जबलपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में अगर पुरुषों की साक्षरता की बात की जाए या महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए तो पुरुषों की साक्षरता में और महिलाओं की साक्षरता में मैंने आपको बताया भोपाल सबसे नंबर 1 पर है। और पुरुषों की साक्षरता दर अगर हम जांचें तो पुरुषों की साक्षरता दर में जबलपुर जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। और सबसे कम में तो आपको एक जिला कॉमन मिलेगा, कौन सा? अलीराजपुर, जो मैंने आपको उस दिन परसों नरसों भी बताया था। देखो रह क्या गया? रह ये गया कि कहां के पुरुष ज्यादा और कम। ज्यादा कहां के? जबलपुर के। कम कहां के? अलीराजपुर। ठीक। और कहां की महिलाएं सबसे ज्यादा और कम? ज्यादा कहां की? भोपाल की। कम कहां की? टॉप 5 याद होने चाहिए कि मध्य प्रदेश में जैसे पुरुषों की अगर हम साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर में कुछ बताई जाएगी। ये डाटा है केवल रटने का, वो हम आपको भेज देंगे या कल पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? कौन कौन से अभी हमने टॉपिक पढ़ा दिए आपको जनगणना में? हमने जनसंख्या आपको बताई, हमने आपको जनसंख्या बताई है ना, हमने आपको लिंगानुपात बताया। जैसे अगर हम बात करें तो 74.9 74.9, यहां पर 30 दशमलव कुछ है और यहां पर 42% है। मतलब अलीराजपुर की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और ज्यादा में कितनी पढ़ी लिखी? अभी ये समराइज करेंगे पूरे लेक्चर को, जो भी आपको अभी तक पढ़ाया हमने आज। देखो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है जनसंख्या। पहली स्लाइड से देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में हमने आज जाना। जनगणना जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में सबसे पहली बार हमारे यहां पर 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। 1881 से हम उसको रेगुलर करा रहे थे। रिपन के द्वारा रेगुलर जनगणना कराई गई। जो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली जनगणना 1961 को समझा जाएगा और मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार 7-26-26-809 पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। और मध्य प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, आराम समझना, 2011 की जनगणना के अनुसार जब की गई थी तब 6वें नंबर पे था, लेकिन 2014 के बाद
वह 5वें नंबर पर जनसंख्या के मामले में है। क्यों? क्योंकि 2014 में आते आते हमने एक राज्य बना दिया था जिसका नाम था तेलंगाना। तो जब तेलंगाना अलग हो गया तो हमारा स्थान 5वां पहुंच गया, और जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब हमारा स्थान जनसंख्या के हिसाब से कौन से पे था? 6वें नंबर पे था। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो जिला है वह इंदौर है, और मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला जिला है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जब तक आगर मालवा और निवाड़ी नहीं बने थे तो हरदा जो है वो सबसे बड़ा जिला था, वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंदौर रखता है, लगभग 32 लाख। और 1931 में जातिगत जनगणना बाद में की गई थी, अभी तक नहीं की गई। 1931 के बाद अब जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना में मतलब क्या? जातियों के भी आंकड़े जारी किए जाएंगे कि इस जाति के लोग इतने रह रहे हैं, इस जाति के लोग इतने रह रहे हैं, इस जाति के लोग इतने रह रहे हैं। और जब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। और जब हम आगे और बढ़ेंगे तो हमने कौन सा देखा? हमने जनघनत्व देखा। तो मध्य प्रदेश में जो जनघनत्व है वो मध्य प्रदेश में 236 है, जो कि 2001 में कितना था? 196 था। और जो भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382। जनघनत्व के मामले में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले नंबर पे कौन है? भोपाल है, जो कि कितनी संख्या रखता है? 855। दूसरे नंबर पे कौन है? सॉरी, सबसे कम कौन है? सबसे कम डिंडोरी, कितना? 94। ठीक, ये सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाले जिले हैं, जिसमें भोपाल पहले पर है, इंदौर दूसरे पर है, जबलपुर तीसरे पर है, चौथे पर है ग्वालियर और 5वें पर है कौन? मुरैना। सबसे कम घनत्व कौन रखता है? अपना डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन। जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाली एवरेज पॉपुलेशन के नंबर को हम क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 10 की वृद्धि दर मतलब कितनी रेट से जनसंख्या बढ़ गई। तो मध्य प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी थी? 20.3%। और भारत की कितनी थी? 17.7%। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से इंदौर पहले नंबर पर है। और सबसे आखिरी नंबर पर कौन है? अनूपपुर की 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। इंदौर की कितनी है? 32.88। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के मामले में मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की एक औसतन संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो अपन बाद में देख लेंगे। मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वह 931 है और भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखने वाला जिला जो है वो बालाघाट है, जिसमें संख्या कितनी है? 1021। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन है? भिंड। कितना? 837। सबसे टॉप के जो जिले हैं वो हैं बालाघाट, उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। और सबसे कम में कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। फिर हमने बात की किसकी? हमने बात की शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश में अभी कितना है? 918। और शिशु लिंगानुपात में जो पहले नंबर पर है वो अलीराजपुर है 978 के साथ। और जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो मुरैना है 829 के साथ। फिर हमने उसमें बाद में बात की हमने साक्षरता दर की। तो भारत में एक नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या 7 साल से कम, 7 साल से ज्यादा का अगर कोई व्यक्ति है तो वह भारत की जो भाषाएं हैं उनमें से खासकर जो अपने भारत की जो 22 भाषाएं जो अपने संविधान में ले रखी, खासकर वो, तो उनमें से अगर कोई, वैसे तो कोई भी राज्य की भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक भाषा पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वह व्यक्ति सरकार की नजरों में कैसा है? साक्षर है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है 69.3%। कितनी? 69.3%। तो मध्य प्रदेश के अनुसार सबसे पढ़ा लिखा जो जिला है वो है जबलपुर। जबलपुर की कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है? 81.1% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। उसके बाद सबसे आखिरी में कौन है? अलीराजपुर। तो ये अपन ने आज पढ़ा है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय जय श्री राम। सिद्धार्थ चल रहे हैं बेटा अपन, सिद्धांत, सॉरी, जो भी है।